Namaste friends and you all are welcome to my channel. Friends, this is my first video on my channel, so if I do any mistake in between, please forgive me and I am apologizing in advance. As a being a English literature students, हम सब जानते हैं कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने के लिए हमारे पास दो टाइप्स की पब्लिकेशन काफ़ी मस्ट होते हैं. अगर इन दोनों में से किसी भी एक को हम प्रेफर करते हैं तो हमारी हिस्ट्री काफ़ी अच्छी हो जाती है. इनमें से एक है विलियम जे लॉन्ग की हिस्ट्री और दूसरी है रूटलेज हिस्ट्री. अगर दोनों में से कोई भी आप एक प्रेफर करें, ज़रूरी नहीं है कि विलियम जे लॉन्ग जो मैं सीरीज़ कराने जा रही हूँ वही, बाकी आपको दूसरी ज़्यादा अच्छे से यानी रूटलेज ज़्यादा अच्छे से समझती है, आप वो भी उसको भी प्रेफरेंस दे सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. फर्स्ट चैप्टर दिया गया है इंट्रोडक्शन एंड द मीनिंग ऑफ लिटरेचर. द शेल एंड द बुक. A child and a man were one day walking on the seashore when the child found a little shell and held it to his ears. जो एक बार क्या होता है, एक आदमी और एक बच्चा शीशोर यानी समुद्र के किनारे के पास गए होते हैं. तभी बच्चे को एक जो शेल होता है, शंख जो होता है, उसे मिलता है और वो उसे अपने कानों के पास लेकर जाता है. सडनली ही हियर्ड साउंड. तुरंत ही वो एक साउंड सुनता है, स्ट्रेंज लो मेलोडियस साउंड. उसको काफ़ी वो साउंड जो होता है वो काफ़ी स्ट्रेंज लगता है और मेलोडियस भी बट लगता है. एज इफ़ द शेल वेयर रिमेंबरिंग एंड द रिपीटिंग टू इट्स सेल्फ द मर्मर्स ऑफ इट्स ओशियन होम. जैसे कि वो अपने ओशियन होम को याद कर रहा है और उसकी जो आवाज़ें थी उसको दोबारा से रिपीट कर रहा है. द चाइल्ड्स फेस फिल्ड विथ वंडर एज ही लिसन. जैसे ही वो बच्चा उस आवाज़ को सुनता है उसको काफ़ी स्ट्रेंज लगता है और उसका जो फेस होता है उसको वो काफ़ी वंडर से भर जाता है. हियर इन द लिटिल शेल अपरेंटली वॉज अ वॉइस फ्रॉम अनदर वर्ल्ड. जैसे वो जो बच्चा आवाज़ जो सुन रहा होता है वो इस वर्ल्ड से नहीं, वो किसी और ही वर्ल्ड से बिलोंग करती हो, ऐसा उसे फील हो रहा था. एंड ही लिसन विद डिलाइट टू इट्स मिस्ट्री एंड म्यूज़िक. वो उसको बट वो जो आवाज़ थी था उसको काफ़ी अच्छा लग रहा था, उसको काफ़ी मज़ा भी आ रहा था, डिलाइटफुल था वो म्यूज़िक, और उसके लिए वो म्यूज़िकल जो टच था वो काफ़ी मिस्टिक भी था. देन केम द मैन एक्सप्लेनिंग दैट द चाइल्ड हियर नथिंग स्ट्रेंज. तभी जो आदमी होता है उस बच्चे के पास, वो उसको एक्सप्लेन करता है कि जो उसने सुना है वो कुछ भी अलग नहीं है, और इसका जो स्ट्रक्चर बना हुआ है इन शंखों का वो इस तरीके से बना हुआ है कि इनमें से एक जो साउंड होता है एको यानी गूंज का जो साउंड होता है वो सभी में प्रेजेंट होता है. इट वॉज नॉट अ न्यू वर्ल्ड बट ओनली द अननोटिस्ड हार्मनी ऑफ द ओल्ड दैट हैड अराउज द चाइल्ड्स वंडर. इसमें कुछ भी नया नहीं है, जो भी तुमने सुना है ये सिर्फ एक अननोटिस्ड बात है, और जिसको अगर किसी ने अभी तक की समझा होता तो ये तुम्हारे लिए कुछ भी स्ट्रेंज नहीं होता. तो समरी यहाँ पे इतनी अभी तक की निकल के आती है कि एक बच्चा और आदमी एक सीशोर के पास जाते हैं. वहाँ पे जाके बच्चे को एक शंख मिलता है, वो उसको नोटिस करता है, उसमें कुछ उसको मेलोडियस लगता है, वो उसको ऐसा लगता है कुछ अलग ही है, लेकिन वो आदमी उसको बताता है ये सब कुछ प्रेजेंट पहले से ही है, बस तुमको स्ट्रेंज लग रहा है. अगर किसी ने नोटिस किया हो तो उसको ये बात पता होती है, तुमने अभी तक नहीं किया था इसलिए तुम्हें नहीं पता है. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. सम सच एक्सपीरियंस एज दिस अवेट्स अस व्हेन वी बिगिन द स्टडी ऑफ लिटरेचर. तो राइटर यहाँ पे कहते हैं कि जैसे ही यहाँ पे एक स्टोरी इस बच्चे के थ्रू हम लोगों ने देखी है, वैसे ही हमें भी कुछ स्ट्रेंज लगता है जब हम इंग्लिश लिटरेचर की स्टडी शुरू करते हैं. विच हैज़ ऑलवेज टू आस्पेक्ट्स. इसके दो आस्पेक्ट्स हैं. वन ऑफ सिंपल इन्जॉयमेंट ऑफ अप्रिशिएशन, द अदर इज ऑफ एनालिसिस एंड एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन. पहला है इसका सिंपली इन्जॉयमेंट, जो भी हम इसको पढ़ रहे हैं और हमें जो भी अच्छा लग रहा है और हम जो फील कर रहे हैं, एक वो हो गया, और दूसरा हो गया एनालिसिस इसका, जो हम पढ़ रहे हैं. जैसे कि अब यहाँ पे ऐसा समझ सकते हैं कि एक तरफ हमारा आर्ट्स है जो हम इसको फील कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमारा साइंस है जैसे कि हम इसको एनालाइज कर रहे हैं. Let a little song appeal to the ear or a notable book to the heart, and for the moment at least we discover a new world, a world so different from our own, and that is seems a place of dreams and music. तो यहाँ पे राइटर हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब हम इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं तो हम एक अनदर वर्ल्ड में एंटर करते हैं. वो वर्ल्ड एक ऐसा लगता है जैसे कि वो ड्रीम से भरा हुआ है, मैजिकल है और कुछ अलग है, और हमें उसको पढ़ के, हमें उसको समझ के कुछ अलग ही फील होता है. टू एंटर एंड एन्जॉय दिस न्यू वर्ल्ड, टू लव गुड बुक्स फॉर देयर ओन शेक, it is chief thing. To analyze and explain them is a less enjoy but still an important matter. तो यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि हम इस वर्ल्ड को एंजॉय तो कर सकते हैं, साथ ही में हमें कुछ चीज़ें एक्सप्लेन भी करनी पड़ती हैं और एनालाइज भी करनी पड़ती हैं.
Behind every book is a man, behind the man is race, and behind the race are the natural and social environment whose influence is unconsciously reflected. तो यहाँ पे राइटर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक बुक के पीछे एक आदमी होता है, आदमी के पीछे एक रेस होती है और एक रेस के पीछे नेचुरल और सोशल इन्वायरमेंट होता है जो हमारे अनकॉन्शियस माइंड को रिफ्लेक्ट करता है. Qualities of literature. The first significant thing is that essentially artistic quality of all literature. All art is the expression of life in forms of truth and beauty, or rather it is the reflection of some truth and beauty which are in the world. यहाँ पे राइटर ट्रूथ और ब्यूटी को एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं. अब यहाँ पे आप नोटिस करेंगे, जो जानते होंगे, कि जॉन कीट्स ने ट्रूथ और ब्यूटी का कॉन्सेप्ट दिया है. तो यही जो लिटरेचर की ब्यूटी है वो ट्रूथ और ब्यूटी से दोनों से मिक्सअप होकर बनती है. बट विच रिमेन अननोटिस until brought to just as the delicate curves of the shell reflected sound and harmonious to faint to be otherwise noticed. जैसे कि अभी बच्चे और आदमी की हम लोगों ने स्टोरी सुनी, वैसे लिटरेचर भी सब कुछ प्रेजेंट है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, बट ये सिर्फ एक हमारी अटेंशन को ग्रैब करना चाहता है. अगर हम इसको अटेंशन देते हैं तो ये सब कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है, लेकिन अगर अटेंशन नहीं देते हैं तब तो बस सामने दिख रहा है, बस दिख ही रहा है, उसका कोई मतलब नहीं. 100 men may pass a hay field and see only the sweet toil and the withrows of dried grass. बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो hay field को क्रॉस करते हैं, बट कुछ ही लोग ऐसे हैं जो उनकी स्वीट और काफ़ी जो उनका कठिन जो परिश्रम होता है उसको नोटिस कर. जो अभी देखिए यहाँ पे मेटाफर तरीके से ड्राइड ग्रास को एक्सप्लेन किया गया है. बट हियर इज़ वन हु पॉजेस बाय अ रोमानियन मेडो वेयर गर्ल्स आर मेकिंग hay and singing as they work. He looks deeper, sees truth and beauty where we see only dead grass and he reflects that he sees in a little poem in which the hay tells its own story. तो यहाँ पे एक पोएम दी गई है जिसमें बताया गया है कि एक रोमानियन जो ग्राउंड होता है उसमें एक आदमी वहाँ से पास हो रहा होता है, तो वहाँ पे देखता है कि कुछ गर्ल्स हैं जो वर्क कर रही हैं. तो उसी के ऊपर उसने एक पोएम लिखी है, तो उसको आप चाहें तो भी आगे पढ़ सकते हैं. आप इसको पढ़ लीजिएगा. हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं. One who reads only the first exquisite line, yesterday's flowers I am, can never again see hay without recalling the beauty that was hidden from his eyes until the poet found it. तो यहाँ पे राइटर वही चीज़ फिर से यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पोएट यहाँ पे थे जिन्होंने इस चीज़ को नोटिस किया. अभी तक की क्या ये चीज़ थी ना, लेकिन बट किसी ने भी अभी तक की इसको नोटिस नहीं किया था. In the same pleasing, surprising way, all artistic work must be a kind of revelation. Thus, architecture is probably the oldest of the arts, yet we still have many builders but few architecture, that is men, whose work is wood or stone suggest some hidden truth and beauty of to the human senses. So, in the literature, which is the art and expression life in words that appeal to our senses of the beautiful. तो यहाँ पे राइटर बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि आर्किटेक्चर और बिल्डर में दोनों में बहुत फ़र्क होता है. एक आर्किटेक्चर जिस तरीके से चीज़ों को देख के बनाने में माहिर होता है, उस तरीके से बिल्डर नहीं होता. उसको कैसा जो जैसे आया उसने उस तरीके से बना दिया, लेकिन आर्किटेक्चर नज़रिया होता है वो काफ़ी शार्प होता है. वैसे सेम लिटरेचर में भी होता है. वी हैव मैनी राइटर्स बट फ्यू आर्टिस्ट. अब राइटर यहाँ पे ये बोलने की कोशिश करते हैं एक राइटर में और एक आर्टिस्ट होने में बहुत फ़र्क होता है. जैसे कि अभी हम लोग भी यहाँ पे 4-5 लाइनें लिखते हैं तो कहीं ना कहीं तो राइटर तो हम भी बन गए, लेकिन आर्टिस्ट होने में बहुत फ़र्क होता है, क्योंकि आर्टिस्ट जिस नज़रिए से देखेगा उस नज़रिए से हम बिल्कुल सोच भी नहीं सकते, और लिखना तो बहुत दूर की बात छोड़िए, क्योंकि उसका जो एक्सपीरियंस रहा है अभी तक के, वो अलग तरीके से देख रहा है, उस चीज़ को समझ रहा है. हम उस तरीके को अलग, हम सिर्फ शब्द देखते हैं, और जो राइटर्स आर्टिस्ट होते हैं वो लोग उसकी गहराई देखते हैं शब्दों की. In the broadest sense, perhaps literature means simply the written records of the senses, including all its history and sciences, as well as the poems and novels. अब इसका क्या मतलब है? अब यहाँ पे ऐसा समझिए कि लोग क्या समझ रहे हैं. अब जैसे कि हम जब लिटरेचर पढ़ रहे हैं तो हमको पता है कि लिटरेचर क्या होता है, लेकिन सब नहीं समझते. सबके लिए क्या होता है कि हाँ कुछ साइंस हो गया, कुछ हिस्ट्री लोगों की लिखी हुई है, और जो भी कुछ भी इवेंट्स हुए हैं उनका इसमें एक्सप्लेनेशन दिया गया है, जबकि ऐसा नहीं होता. लिटरेचर में जो पढ़ रहा है उसी को पता है कि इससे भी बियॉन्ड, अगर लिटरेचर को पढ़ना है तो इससे बियॉन्ड एक परसेप्शन रखना पड़ता है, और वो वही लिटरेचर है. हाँ, आपको कुछ
कुछ इवेंट्स दिए, ये आपको मगअप थोड़े से करने पड़ते हैं, ऐसा नहीं क्योंकि ये कब लिखा गया, कैसे लिखा गया, ये सब चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी। लेकिन इस पूरा लिटरेचर ये नहीं, लिटरेचर इससे 90% अबोव है। तो लिटरेचर में और हिस्ट्री और एनालिसिस और जो भी साइंसेस उसके बैकग्राउंड में है, वो सब आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती। लेकिन लिटरेचर वो जो वर्क है, वो वर्क सबसे ज़्यादा मायने रखता है। A history or a work of science may be, and sometimes in literature, but only as we forget the subject matter and the presentation of facts in the simple beauty of its explanation, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। The second quality of literature is its suggestiveness. It's appeal to our emotion and imagination rather than our intellect. जबकि लिटरेचर में आपको सजेस्टिवनेस आपको इस चीज़ की दी गई है कि इमोशन और इमेजिनेशन को उसको दोनों को कंप्राइज कीजिए, क्योंकि लिटरेचर आपको इमोशन और इमेजिनेशन से ही आपको समझ में आ सकता है। अगर आप इंटेलेक्ट से समझेंगे तो वो प्रैक्टिकल चीज़ हो गई। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था, साइंस एक अलग चीज़ हो गई, आर्ट्स एक अलग चीज़ हो गई। आर्टिस्टिक थिंग्स एक अलग होती हैं और एनालाइजिंग थिंग्स अलग होती हैं। It is not so much what it says as what it awakens in us that constitute its charm. यहाँ पे कहीं ना कहीं ये डार्क राइटर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि लिटरेचर इससे कहीं ज़्यादा है कि आप जो उसमें बताया गया शब्दों पे मत जाइए, उसके जो इमोशंस, जैसे कि कुछ भी लिखा है तो उसको कहने में और उसके समझने में बहुत फ़र्क होता है। वैसे ही अगर कभी कभी शब्द दिए ना तो उसके ऊपर उसका मतलब और क्या क्या निकल सकता है, लिटरेचर का मतलब वही होता है। अब यहाँ पे राइटर मिल्टन के जो एक वर्क है पैराडाइज लॉस्ट, उसमें से एक लाइन लेते हैं जो सैटर्न के रिगार्डिंग। अब जब पैराडाइज लॉस्ट में सैटर्न के रिगार्डिंग ये लाइन आती है, माई सेल्फ आई एम हेल, इसका मतलब ये नहीं होता कि उसने को कहा है कि हाँ ये फैक्ट अपने बारे में दिया है कि मैं ही हेल हूँ। जबकि हेल का मतलब ये नहीं हुआ कि एक ये शब्द हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि इससे जुड़ी हुई चीज़ है, यानी कि नर्क यानी इस लोग कैसे समझते हैं कि जो भी बुराइयाँ हैं वो सारी की सारी कहाँ पाई जा रही हैं, हेल में। तो यानी वो कहीं ना कहीं सैटर्न बता रहा है कि सारी जितनी भी इस ब्रह्मांड में पूरी बुराइयाँ हैं वो सारी की सारी मैं ही हूँ, यानी बुराइयों का मैं जीता जागता एक उदाहरण हूँ। ही डज नॉट स्टेट एनी फैक्ट बट रेदर ओपन्स अप इन दीज लाइन्स ट्रिमेंडस वर्ड्स अ होल वर्ड ऑफ स्पेकुलेशन एंड इमेजिनेशन। When Faustus, in the presence of Helen, asks, "What this the face that launched 1,000 ships?" He does not state a fact or expect an answer. He opens a door through which our imagination enters a new world, a world of music, love, beauty, heroism. The world splendid world of Greek literature. Such music is in words. When Shakespeare described the young Byron as speaking in such apt and gracious words that ages years at his stage. अब मिल्टन के बाद क्रिस्टोफर मार्लो ने भी अपने वर्क डॉक्टर फॉस्टस में इस चीज़ का एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से दिया हुआ है। जब हेलेन पूछती है वॉज दिस द फेस दैट लॉन्च्ड 1,000 शिप, अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूछ रही है, वो कहीं ना कहीं इस तरीके को बता रही है कि इससे बियॉन्ड भी आप राइटर कहीं ना कहीं अल्टीमेटली देखा जाए तो राइटर यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि लिटरेचर का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ शब्दों पे जा रहे हैं, आप शब्दों से ऊपर जाइए तो आपको लिटरेचर का मतलब समझ में आएगा। क्योंकि फिर वहीं पे बात आ जाती है कि लिटरेचर में और बाकी सब्जेक्ट्स में काफ़ी फ़र्क होता है। He has unconsciously given not only an excellent description of himself, but the measures of all literature which makes us play around with the present world and run away to live a while in the pleasant realm of fancy. अब ये एक्सप्लेनेशन इन्हीं दो लाइंस का है जो कि एक फैंसी और प्रेजेंट वे को डिस्क्राइब। द प्रोविंस ऑफ ऑल आर्ट इज़ नॉट टू इंस्ट्रक्ट बट टू डिलाइट, and only as literature delights us, causing each reader to build in his own soul that lordly pleased house of which Tennyson dreamed in his place of art. जहाँ पे कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि इंग्लिश लिटरेचर के मीनिंग को समझने के लिए पैलेस ऑफ आर्ट्स को अगर पढ़ा जाए तो काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल समझा जाएगा। The third characteristic of literature arising directly from the other world, it is permanence. The world does not live by bread alone, notwithstanding with its hurry and bustle and apparent absorption in material things. It does not willingly let any beautiful thing perish. लिटरेचर का मतलब यहाँ पे ये बताया गया कि इसका मतलब ये नहीं है कि हसल बसल में एकदम बहुत जल्दी में कुछ भी आप समझते हो और उसको अपने तरीके से इंटरप्रेट कर लेते हो, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप उसको जो ब्यूटीफुल उसकी थिंग्स हैं, जो उसमें चीज़ों को डिस्क्राइब बहुत अच्छे से किया गया है, अकॉर्डिंग आप जो आपकी इमेजिनेशन है उसके अकॉर्डिंग आप उसको समझें।
This is even more true of its songs than of its painting and sculptures. True permanence is a quality we should hardly expect in the present deluge of books and imagination pouring day and night presses in the name of literature. But this problem is too many books is not modern. It has been a problem ever since Caxton bought the first printing for 100 years ago, and is a shadow of Westminster. Open his little shop and advertise his wares of the good and shape. यहाँ पे डॉक्टर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी बुक्स वगैरह दी गई हैं हमको इंग्लिश लिटरेचर की, वो उसमें हम सिर्फ राइटर्स का ही नहीं, जो भी पब्लिशर्स हैं उनका भी काफ़ी अच्छा रोल रहता है। जैसे कि कैक्सटन है, उन्होंने अपनी फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस जो है वो 400 ईयर पहले वो फ्लैंडर्स से लेकर आए थे। Even earlier, 1,000 years before Caxton and his printing press, the busy scholars of the great library of Alexandria found that number of parchment was much too great for them to handle. And now, when we print more in a week than all the Alexandrian scholars could copy in a country, it would seem impossible that any song or story could live to give delight in future ages. तो यहाँ पे कहीं ना कहीं दोनों को कंपैरिजन किया गया है। जो पहले जो मैन्युस्क्रिप्ट्स वगैरह हाथों से जो लिखी जाती थी और अभी जो प्रिंटिंग प्रेसेस वगैरह हम लोगों को अवेलेबल कराती हैं, इनको कहीं ना कहीं कंपैरिजन करके बताया जा रहा है कि तब में और अब में क्या चीज़ का फ़र्क आया है। बट लिटरेचर इज़ लाइक अ रिवर ऑफ इन फ्लड। बट जो लिटरेचर है वो एक कहीं ना कहीं एक बाढ़ जो आती है उसके तरीके से उसको लिया गया है, which gradually purifies itself in two ways. The mud settle in the bottom and the scum rises to the top. तो यहाँ पे लिटरेचर को दो तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, जिसमें से फर्स्ट है कि उसको कहीं ना कहीं एक कीचड़ में, जैसे कि नहीं कि कुछ लोग आर्ट को बहुत ज़्यादा ऊपर समझते हैं, कुछ लोग उसको बहुत ही नीचे समझते हैं, ऐसा समझ लीजिए। When we examine the writings that by common consent constitute our literature, the clear stream purifiers of its dross, we find at least two more qualities which we call the टेस्ट ऑफ लिटरेचर एंड विच डिटरमाइंस इट्स परमानेंस। तो लिटरेचर को एग्जाम्पल के लिए कहीं ना कहीं ये बताया गया है कि कुछ तो ऐसे होते हैं कि बहुत अच्छे सर्वाइव कर जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिनको कोई भी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, ऐसा समझिए। क्योंकि देखिए लिटरेचर वर्ड टू वर्ड अगर मैं यहाँ पे समझाऊंगी ना कुछ भी ऐसी चीज़ें रहेंगी जो नहीं समझ में आएगा, तो इसको कहीं ना कहीं ऐसा ज़रूरी है कि आप अपने खुद के शब्दों में उसको ग्रैब करने की कोशिश करें। Tastes of literature. The first of these is universality, that is the appeal to the widest human interest and the simplest human emotion. लिटरेचर का फिर से यहाँ पे मीनिंग ही कहीं ना कहीं बताया गया है कि लिटरेचर का जो सबसे ज़्यादा अपील जो होती है इसकी, तो वो हमारे जो एक ब्रॉडेस्ट सेंस होता है उससे हमारी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती है, और जो इमोशंस होते हैं उनकी डिमांड काफ़ी होती है। Though we speak of national and race literature like the Greek or Teutonic, and though each has certain superficial marks arising out peculiarities of its own people, it is nevertheless true that good literature knows no nationality and any bounds save those of humanity. आप किसी भी अगर कहीं पर भी इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री को स्टार्ट करते हो तो आपको इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री ग्रीको रोमन पीरियड से स्टार्ट करनी पड़ती है। तो वहीं से कहीं ना कहीं यहाँ पे बताया गया है लिटरेचर का मतलब ये हो गया आप कहीं से भी बायसेस नहीं हो, आपको ये फ़र्क ही नहीं पड़ता कि आप लव में हो, जॉय में हो, हेट में हो, सोरो में हो, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। हाँ, आप किसी भी फ्लो में जा रहे हो, बस आप जा ही रहे हो, कहीं पर भी आप रुकने की कोशिश नहीं कर। इट इज़ ऑक्यूपाइड चीफली विथ एलिमेंट्री पैशन एंड इमोशन, लव एंड हेट, जॉय एंड सोरो, फियर एंड फेथ, विच आर एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर ह्यूमन नेचर, and the more it reflects these emotions, the more surely does it awakens a response in men of every race. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि लिटरेचर कहीं से भी बेसिस नहीं है, ये जस्ट ह्यूमन नेचर पे डिपेंडेंट है और आपको जस्ट वही फीलिंग देता है जैसे कि ह्यूमन फीलिंग आपकी रहती है। Every father must respond to the parable of the prodigal son. Whenever men are heroic, they will acknowledge the mystery of Homer. Whenever a man thinks on the strange phenomenon of evil in the world, he will find his own thoughts in the book of Job. तो यहाँ पे एग्जाम्पल करके बताया गया है कि अगर एक आदमी को उसके बच्चे की जो उसका जिस तरीके का नेचर है और उसको हीरोइक यानी कि कुछ ऐसे नहीं क्या ज़िंदगी में जैसे कुछ लोग
लोग होते हैं कि बहुत कुछ ज़िंदगी में हाँ कुछ करना है, हीरोइक बनना है, तो उसके लिए एक होमर की बुक काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। और उसके बाद अगर किसी को ऐसा है कि घटनाओं में बहुत ज़्यादा बिलीव वगैरह होता है और उनसे कुछ इंस्पायर होने की कोशिश करता है या फिर एविल थिंग्स वगैरह में से रिलेटेड है, तो उसके लिए जॉब वगैरह जो जॉब की बुक्स होती हैं वो काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। तो ये 2 एग्जाम्पल कहीं ना कहीं बताए हुए हैं। इन व्हेनेवर प्लेस मेन लव देयर चिल्ड्रन देयर हार्ट मस्ट बी स्ट्रिप्ड बाय द ट्रेजिक सोरो ऑफ इडिपस एंड किंग लियर। तो अब यहाँ पे अगर ट्रेजिडी बताया जाए तो इडिपस और किंग लियर ये 2 ट्रेजिडी बहुत ज़्यादा फेमस हैं। इडिपस यानी कि ये सोफोक्लस की है और किंग लियर अपने शेक्सपियर ने लिखी। इन दोनों को ज़िंदगी में कहीं ना कहीं रिलेट बहुत ज़्यादा किया गया है। जैसे किंग लियर है, अब किंग लियर क्या करने वाला था, वो अपनी तीनों बेटियों में अपना किंगडम डिवाइड करने वाला था। अब ये भी हमारी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रख सकता है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो अपने जो अपनी जायदाद होती है उसको बांटना चाहते हैं। तो अब उसको वो कैसे बांटें, अब ये भी कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कुछ बच्चों को पूरा सब कुछ देते हैं, कुछ बच्चों को तो कुछ भी नहीं देते। तो अब उसको अगर इंस्पायर होना है तो वो किंग लियर पढ़े। अब इडिपस, अब ट्रेजिडी किसी के साथ भी हो सकती है। इडिपस की आप स्टोरी पढ़ेंगे तो उसके साथ भी एक ट्रेजिडी ही हुई थी कि उसने अननोइंगली अपनी मम्मी से शादी की थी। अब ये ट्रेजिडी वैसे तो ये बहुत इतना हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बताया एग्जाम्पल ट्रेजिक सोरो में दिया गया है। ऑल दीज आर बट शाइनिंग एग्जाम्पल ऑफ द लॉ दैट ओनली हैज़ अ book or a little song appeal to universal human interest does it become permanent। तो जो ह्यूमन की जो इंटरेस्ट रहता है उसी पे बेस्ड होकर ये वर्क्स लिखे जाते हैं और उन्हीं से रिलेटेड होकर इंसान को जिनके ज़िंदगी में कुछ ऐसा चल भी रहा है तो उस तरीके की अगर वो बुक पढ़े तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रहेगा। कहीं ना कहीं यही बताया जा रहा है। अब फर्स्ट हमारी यूनिवर्सलिटी थी, अब सेकंड हमारी प्योरली पर्सनल वन है। तो इसमें पढ़ते हैं, द सेकंड टेस्ट इज़ अ प्योरली पर्सनल वन दैट मे बी एक्सप्रेस्ड इन अ इनफाइनिट वर्ड स्टाइल। इट इज़ ओनली अ मैकेनिकल सेंस दैट स्टाइल इज़ अ एडिक्वेट एक्सप्रेशन ऑफ थाट्स और द पेक्यूलियर मैनर ऑफ एक्सप्रेसिंग थाट्स। अब यहाँ पे बताया गया कि जो स्टाइल है वो कुछ भी ऐसा नहीं कि हाँ कुछ ज़्यादा अलग कुछ लिखा हुआ है, ये बस जस्ट एक एडिक्वेट यानी कि कुछ बहुत ज़्यादा एकदम स्पष्ट तरीके का एक्सप्रेशन दिया गया है जो कि थॉट से रिलेटेड होता है। और एनी अदर ऑफ द डेफिनेशन दैट आर फाउंड इन द रेटोरिक, और जो कुछ भी भाषण जो बोलने के तरीके होते हैं उनसे रिलेटेड होते। फिर इन द डीपर सेंस स्टाइल इन द मैन दैट इज़ द अनकॉन्शियस एक्सप्रेशन ऑफ द राइटर्स ऑन पर्सनैलिटी, और जो राइटर की अपनी जो पर्सनैलिटी है वो उसके स्टाइल में झलकती है। इट इज़ द वेरी सोल ऑफ द वन मैन रिफ्लेक्टिंग एज इन द ग्लास ऑफ थाट्स एंड फीलिंग्स ऑफ ह्यूमैनिटी। अब वर्क को राइटर की उसकी खुद की पर्सनैलिटी से रिफ्लेक्ट किया गया। जैसे ग्लास होती है उसके अंदर का पानी अगर रखा होता है तो वो बाहर से, कांच की ग्लास अगर उसके अंदर पानी होता है तो पूरा बाहर से दिखाई पड़ेगा। वैसे ही जैसे वर्क एक राइटर लिखता है उसके राइटिंग से उसकी पर्सनैलिटी झलकती है। एंड नो ग्लास इज़ कलर्ड बट इंट्रिग मोर एंड tinges more or less deeply the reflections from its surface। जो भी उसके जो कलरफुल जो भी मतलब उसका जो लिखने का तरीका है, यहाँ पे ऐसे समझिए, लिखने का जो तरीका है जो अलग अलग तरीके से उसकी वैरायटी निखर के आती है वो उसके वर्क में झलकती है। So no author can interest human life without unconsciously giving to its the native hue ऑफ हिज ओन सोल। तो अब यहाँ पे ऐसा समझने की कोशिश कीजिए कि राइटर जो लिखता है उसमें सिर्फ उसका आर्टिस्टिक जो एक लिखने का तरीका है ना वही नहीं इन्वॉल्व होता है, उसकी अपनी जो खुद की सोल होती है, यानी जो उसकी अपने इंसान के अंदर जिसे आप समझते हैं एक आत्मा होती है, वो जो फील करती है वो सब कुछ वो उस वर्क में झलकता है उसके। इट इज़ द इंटेंसली पर्सनल एलिमेंट दैट कॉन्स्टिट्यूट स्टाइल, और जो कि स्टाइल से कॉन्स्टिट्यूट करता है उस वर्क को, यानी उसकी स्टाइल से अगर कोई वर्क लिखा जा रहा है तो कोई ना कोई स्टाइल से तो लिखा जा रहा है, और कॉन्स्टिट्यूट यानी उसको बनाता है पूरी तरीके से। समझिए, एवरी परचमेंट बुक हैज़ मोर और लेस ऑफ दीज टू एलिमेंट्स। एक कुछ भी जो भी वर्क लिखा होता है, जो भी परमानेंट एक बुक है उसमें ज़्यादा या फिर कम कोई दोनों में से एक एलिमेंट होगा द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सब्जेक्टिव।
यानी कि आप ऐसे समझिए, एक कोई भी राइटर लिखा है, राइटर ने कोई वर्क लिखा है, ठीक है, उसमें या तो फिर ऑब्जेक्टिव थिंग्स होंगी या तो सब्जेक्टिव होंगी, यानी उसकी पर्सनल लाइफ से इंस्पायर्ड होगी या तो फिर उसके प्रोफेशनल लाइफ, यानी उसकी पर्सनल लाइफ से कुछ भी उसमें लेना देना नहीं होगा। द यूनिवर्सल एंड द पर्सनल, यह उसको दोनों में से यूनिवर्सल यानी कि ऑब्जेक्ट वाला हो गया और पर्सनल यानी कि पर्सनल वाला हो गया। द डीप थॉट एंड फीलिंग ऑफ द रेस इन्फ्लुएंस्ड एंड कलर्ड बाय द राइटर्स ओन लाइफ एंड एक्सपीरियंस, जो भी है उसके राइटर्स के अपनी ओन लाइफ से एक्सपीरियंस से बेस्ड होता है। द डीप थॉट्स एंड द फीलिंग ऑफ द रेस रिफ्लेक्ट्स द कलर ऑफ बाय द राइटर्स ओन लाइफ एंड एक्सपीरियंस, उसी की राइटर की अपनी लाइफ से, ज़िंदगी से कुछ ना कुछ जो भी रिलेटेड होता है वो अपने उसके वर्क में झलकता है। The object in the studying literature, aside from the pleasure of reading or entering into a new world and having our imagination quickened, the study of literature has one definite object, and that is to know man. Now man is ever a dual creature. He has an outward and an inner nature. तो यहाँ पे राइटर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लिटरेचर है उसका जो मीनिंग है उसको सिर्फ इसलिए नहीं लिखा गया है ताकि उसको पढ़ा जा सके और उससे एक प्लेजर लिया जा सके और आपको एक इमेजिनरी वर्ल्ड में लेकर जाया जाए, बल्कि इसका मतलब ये भी होता है कि आप एक आदमी को जानते हो, यानी जो राइटर उस वर्क को लिख रहा है आप उस राइटर के बारे में भी बहुत कुछ जानते हो। नाउ मैन इज़ एवर अ ड्यूअल क्रीचर, और जो आदमी होता है वो ड्यूअल क्रीचर, यानी कि हमारे एक जो दिख रहा है, जैसे कि अब मैं हूँ, मैं एक लोगों के लिए कुछ अलग हूँ और यहाँ पे मैं अपना काम जो कर रही हूँ वो एक अलग चीज़ है। तो ऐसे मेरा भी कैसा हो गया, मेरा भी दो क्रिएचर हो गए, एक वो है जो दुनिया के सामने है, एक वो है जो मेरा प्रोफेशनल चीज़ है। तो ये भी कहीं ना कहीं दो टाइप की पर्सनैलिटीज़ हो गई। ही इज़ नॉट ओनली अ ड्योर ऑफ डिट्स, यानी कि ये देखिए डिट्स वही कर्म की आ गई, जो भी कर्म, जो ये भी मेरा एक तरीके का कर्म है, तो ये मेरे सिर्फ कर्मों से ही रिलेटेड नहीं है, बट अ ड्रीमर ऑफ ड्रीम्स, बल्कि मेरी जो ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसे ड्रीम है जो इससे भी कहीं ना कहीं मेरे कर्मों से भी बहुत ज़्यादा अलग चीज़ें होंगी जो मेरे लाइफ से जुड़ी होंगी, जो जिनके बारे में मैं ड्रीम कर रही हूँ वो भी हो सकता है। एंड टू नो हिम, और मेरे बारे में जानना, ऐसे भी रख लीजिए। द मैन ऑफ एनी एज वी मस्ट सर्च डीपर दैट हिज हिस्ट्री। अब किसी भी लिटरेचर को पढ़ने के लिए अगर आप उसके बारे में जानना चाह रहे हो तो उसकी खुद की जो हिस्ट्री है, अगर आप मेरे बारे में या फिर किसी भी इंसान के बारे में जानना चाह रहे हो तो उसके बारे में अगर जानना है तो उसकी हिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रख सकती है। History records his deeds, his outwards acts largely, but every great act springs from an ideal, and to understand this we must read his literature, where we find his ideal records when we reads a literature of the Anglo-Saxon, for instance। अब कोई भी लिटरेचर को पढ़ रहा है और उसके बारे में, इंसान के बारे में जानना चाह रहा है तो उसकी हिस्ट्री के बारे में सब कुछ पढ़ रहा है और उसके जो भी वर्क है उसके जो आइडियल यानी कि जो उसके लिखने का पर्पस है, ऐसा समझिए, वो उसके जानने की कोशिश कर रहा है और वही उसकी नोइंग ऑफ मैन है। व्हेन वी रीड अ हिस्ट्री ऑफ द एंग्लो सेक्शन, फॉर इंस्टेंस वी लर्न दैट दे वेयर सी रोवर्स। अब जैसे कि इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री पे बात आती है, अब यहाँ पे अब जब हम एंग्लो सेक्शन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं सबसे पहले हम उनके बारे में जानते हैं कि रोवर्स होते हैं, पायरेट्स होते हैं, एक्सप्लोरर्स, यानी रोवर्स यानी जो लुटेरे टाइप के, नहीं क्या, वो एंग्लो सेक्शन सबसे पहले क्या थे, वो लुटेरे ही तो थे और डाका डालने वाले टाइप के लोग थे और एक्सप्लोरर्स थे एंड ग्रेट एंटर्स और ड्रिंकर्स थे, जो भी थे मतलब, और वही नहीं थे। हिस्ट्री में आप किसी भी हिस्ट्री में चले जाओ तो सबसे ज़्यादा जो सबसे पुराने टाइम पे लोग ज़्यादातर नहीं किया, ड्रिंकिंग वगैरह ज़्यादातर वही करते थे, हंटर्स होते थे और बहुत सारे लोग तो ऐसे भी होते थे जो लुटेरे भी हुआ करते थे। And we know something of their hovels and habits and the lands which they हरीड एंड प्लंडर्स, और जो भी वो जो जिस लैंड पे वगैरह पे जाया करते थे वहाँ पे रहते ही थे और वहाँ पे जाके उन्हीं के आसपास जाके उन लोगों को लूट भी लिया करते थे, परेशान किया करते थे और ये उनकी हैबिट में बन गया था। यानी कि ये ऐसा नहीं था कि उन्होंने कोई इन्जॉय के लिए किया, बल्कि इसलिए कर रहे हैं कि अब उनकी हैबिट ही बन गई, अब वो बिना वो सब किए रह ही नहीं सक रहे। ऑल दैट इज़ इंटरेस्टिंग बट इट डज़ नॉट टेल अस व्हाट मोस्ट वी वांट टू नो अबाउट दिस ओल्ड एंसेस्टर ऑफ आर्ट्स। अब ये सब चीज़ें तो हो गई, ये सब चीज़ बहुत सारी छोटी सी बातें हो गई, लेकिन इतना ही सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इतना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे भी कहीं ज़्यादा है जो इंग्लिश लिटरेचर में हमें पढ़ना ज़रूरी है। नॉट ओनली व्हाट दे डिड बट
वॉट दे थॉट एंड फेल्ट, जो इन्होंने किया वो हमें सिर्फ जानना ज़रूरी नहीं, बल्कि जो ये सोचते थे, समझते थे और फील करते थे, ये सब भी हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। हाउ दे लुक्ड एंड लाइफ एंड डेथ, व्हाट दे लव्ड एंड दे फियर्ड एंड व्हाट दे रेवरेंट एंड गॉड एंड मैन, यानी ये जो भी सोचते समझते थे, जैसी इनकी लाइफस्टाइल थी, जो इनकी ज़िंदगी के बारे में नज़रिया था, और जो भी ये महसूस करते थे, जैसे ये भगवानों की पूजा वगैरह करते थे, इनकी क्या श्रद्धाएँ थी, किस चीज़ों से इनको डर लगता था, ये सब कुछ हम लिटरेचर में पढ़ते हैं। व्हेन वी टर्न फ्रॉम हिस्ट्री टू लिटरेचर which they themselves produced and instantly we become acquainted, जब हम इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं तब इन सब के बारे में परिचित हो जाते हैं कि इन लोगों ने सब ये सब अपनी ज़िंदगी में उस टाइम पे क्या क्या किया था। लिटरेचर के थ्रू हमें ये सब चीज़ों का नॉलेज मिलता है। दीज हार्डली पीपल वेर नॉट सिंपली फाइटर्स एंड फुट फ्री बूटर्स, दे वेयर मैन लाइक आर सेल्स, देयर इमोशंस awaken instant रिस्पॉन्स इन द सोल्स ऑफ देयर डिसेंडेंट्स। जब हम इन लोगों के बारे में पढ़ते हैं तो ये ऐसा नहीं है कि ये लोग सिर्फ लुटेरे टाइप के लोग थे, इन लोगों के अंदर इमोशंस भी थे, ये लोग भी हमारी तरह इंसान थे। इन लोगों के जो डिसेंडेंट्स यानी जो वंशज वगैरह रहे हैं, वो भी हम लोग भी कहीं ना कहीं इन्हीं से जुड़े हुए, ऐसा समझ लो, ऐसा ही बताने की कोशिश करें। यानी कि आप ऐसा समझो कि हमारे जो पूर्वज टाइप के नहीं लोग होते थे, वो समझ लो इन्हीं को बताया गया है, ऐसे समझिए। फिर उसके बाद एट द वर्ड्स ऑफ देयर men we thrill again to their wild love of freedom and the open sea, we sorrow tender of their love and of home and patriotic at their deathless loyalty of their chief whom they close for themselves and hoisted of their shields in symbol of his leadership। तो इन लोगों की जो भी देशभक्ति जो भी ये लोग करते थे ना, ये इनकी देशभक्ति वगैरह से ही जुड़ा हुआ था। यानी कि इन लोगों ने खाया पिया मौज मस्ती की, उसके बाद इनके पास अगर काम के नाम पे अगर पूछो ना तो सिर्फ एक ही चीज़ हुआ करती थी कि अपनी जो भी हम जितने रील में रह रहे हैं, यानी हमारा जो क्षेत्र है उसके अकॉर्डिंग जितने हमारे हम लोगों ने रूल्स एंड रेगुलेशन वगैरह बनाए हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें जो भी करना है वो बस एक ही चीज़ इन लोगों को ज़्यादातर रहा करती थी कि लड़ना और अपनी लीडरशिप कायम करना। वही चीज़ यहाँ पे बताया गया कि इन लोगों का मेन उद्देश्य जो था वो सिर्फ यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतनी ज़मीन ग्रैब्स करो और वहाँ पे जाके रूल करो। लीडरशिप सबसे ज़्यादा बड़ी क्वालिटी थी इन लोगों की। वंस मोर वी ग्रो रिस्पेक्टफुल इन द रिस्पॉन्स ऑफ प्योर वुमेनहुड ऑफ melancholy before the sorrow and the problem of life of or humbly confident looking up to the God whom they dared to call the all fathers. All these and many more interesting real emotions pass through our souls as we read the few shining fragments of words that the jealous ages हैव लेफ्ट अस। तो यहाँ पे बताया गया, ये कहीं ना कहीं आप इतना समझ लीजिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। इन लोगों को हमारे ही पूर्वज बताया गया और इन लोगों ने जो भी अपनी ज़िंदगी में किया है उनको समझ लीजिए गॉडफादर हम लोगों के लिए बताया गया है कि इन लोगों का काम ही बस इतना था कि सबको हड़पना और अपनी ज़िंदगी में एक सत्ता कायम करना, बस इतना समझिए। इट इज़ सो with any age of people, to understand them we must read not simply their history which records their deeds, but their literature which records the dreams of made their deeds possible। हम लोगों को सिर्फ यही जानना ज़रूरी नहीं है कि इन लोगों ने अपनी ज़िंदगी में क्या किया, बल्कि किस तरीके से किया और इनके ये जो कर्म थे, जो इन लोगों ने सोचा कि अपनी ज़िंदगी में क्या क्या करना है, वो सब पॉसिबल कैसे हुआ, ये सब भी पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो एरिस्टोटल वॉज द राइट when he said that poetry is more seriously and philosophical than history। इसीलिए एरिस्टोटल ने जो बहुत ही ज़्यादा प्रोफाउंडली यानी बहुत ज़्यादा सीरियसनेस से कहा है कि पोइट्री इज़ मोर सीरियस दैन फिलोसॉफिकल दैन हिस्ट्री, यानी कि जो पोइट्री है वो बहुत ज़्यादा सीरियस सब्जेक्ट है और एक फिलोसॉफी यानी कि हम लोगों की जो परसेप्शन अलग ही टाइप के एक वर्ल्ड में लेकर जाती है। फिलोसॉफी नहीं कि कोई जब कुछ बोलता है कि हाँ मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं वैसा नहीं, यानी कहीं ना कहीं वो फिलोसॉफी से रिलेटेड है। तो पोइट्री भी उसी तरीके की है कि वो सीरियस तो है, उससे ज़्यादा वो फिलोसॉफिकल भी है, ऐसा समझिए। एंड गोथे व्हेन ही एक्सप्लेन लिटरेचर एज ही
एज द ह्यूमनाइजेशन ऑफ द होल वर्ल्ड। यहाँ पे एक गोथे यानी कि एक राइटर हैं जिन्होंने इन्होंने भी फास्टस लिखा है, तो उनके बारे में बताया गया। उन्होंने भी लिटरेचर को इस तरीके से एक्सप्लेन किया है कि द ह्यूमनाइजेशन ऑफ द होल वर्ल्ड। जो लिटरेचर है वो जो आदमी है, मतलब ह्यूमन है, उनकी ज़िंदगी से पूरा रिलेटेड उनका एक वर्ल्ड है, ऐसा समझिए। Importance of literature. It is a curious and relevant opinion that literature, like all arts, it is a mere play of imagination, pleasing enough, like a new world, a new novel, but without any seriousness and practical importance. Nothing could be further from truth. Literature preserves the idea of the people, and ideas, love, faith, the duty, friendship, freedom, reverence are the part of human life, most worthy of preservation. The Greeks were a marvelous people, yet of all their mighty works we cherish only a few ideals of beauty in perishable stone, and ideal of truth in imperishable prose of poetry. तो लिटरेचर का यानी एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है कि लिटरेचर जो है वो हमारी ज़िंदगी से प्यार से भरे हुए जो भी फेथ, हमारे भरोसे वगैरह, हमारी बिलीव्स हैं, ड्यूटीज़ हैं, हमारे जो फ्रेंडशिप है, हमारी जो ज़िंदगी की हमारी फ्रीडम है, इन सब से जो जुड़ा हुआ होता है, उसके बारे में हमारे जो कर्म है, और जो भी हमारा जो जिनको हम लोगों ने प्रिजर्व करके दिया, यानी जो मैन्युस्क्रिप्ट्स वगैरह जो हैं हमारी, उन सब के बारे में जो दिया गया है, उसी को बताया गया कि ये सब जो चीज़ें हैं हमारी ज़िंदगी से जुड़ी हुई, जो भी लिखा हुआ है वो सब हमारे लिटरेचर से जुड़ा हुआ होता है, और यही हमारा एक लिटरेचर है। It was simply the idea of the Greeks and Hebrew and Roman preserved in their literature, which made them what they were and which determined their value of future generation. जो भी इन लोगों ने ग्रीक्स और रोमन्स वगैरह लोगों ने जो भी लिखा है, वही इन लोगों का जो वर्क आगे चल के निकलेगा, उस तरीके से इन लोगों के जो वर्क्स हैं उनकी जो वैल्यूज़ आगे जाके बढ़ेंगी, वही हमारे फ्यूचर जनरेशन में काफ़ी जनरेट होगा, ऐसा बताया। और आर डेमोक्रेसी ऑफ द बोस्ट of all English speaking nations in a dream, not doubtful, and our democracy the boast of all English speaking nations in a dream, not only to doubtful and sometimes a disheartening spectacle present in our legislative halls, but the lovely and immortal ideas of a free and equal manhood, perseverance, and the most precious heritage in every great literature from the Greek to the Anglo-Saxon. तो जो भी हमारे ज़िंदगी में जो भी हम इंग्लिश लिटरेचर में पढ़ते हैं कि ग्रीक्स और रोमन्स ने जो भी वर्क लिखे हुए हैं, उन्हीं के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि ये सब बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए जो है वो काफ़ी कीमती हैं और हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस भी रखते हैं। ऑल आर आर्ट्स एंड साइंसेस, इवन आर इन्वेंशंस ऑफ फाउंड सेपरेटली फ्रॉम आइडियाज़ फ्रॉम अंडर एवरी इन्वेंशन, इट इज स्टिल द ड्रीम ऑफ Beowulf that man every becomes the forces of nature, and the foundation of all our sciences and discovery is in the immortal dream that man shall be as gods, knowing good and evil. जैसे बियोवुल्फ के बारे में यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है। बियोवुल्फ एक के बारे में लिखा हुआ है, एक वर्क है, एक हीरोइक वर्क है, हीरोइक पोएम है, जिसके बारे में बताया गया कि उसके हीरोइक डीड्स जो थे, उनके उसने जो कर्म अपनी ज़िंदगी में किए थे, लोगों की रक्षा करने के लिए ग्रेटेस्ट हीरो था वो सब लोग। उसके कहीं ना कहीं ऐसा बताया जा रहा है कि उससे हम लोगों को इंस्पायर होना चाहिए। वो जो लिखा हुआ है, बियोवुल्फ के बारे में जो वर्क लिखा गया है, वो सब चीज़ें हमारी ज़िंदगी में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें इमॉर्टल है, यानी ये कभी मरने वाली नहीं है, और ये कहीं ना कहीं हमारे लिए ट्रेजर की तरह काम करता है। इन अ वर्ड, आवर होल सिविलाइजेशन ऑफ आवर फ्रीडम, आवर प्रोसेस, आवर होमेज एंड रिलीजन रेस्ट solitary upon ideas of their foundation. Nothing but all ideas even endures upon earth. In a word, of our whole civilization, our freedom, our progress, our homes and religion rest solitary upon ideas, for there is nevertheless impossible to overestimate the principal importance of literature, which preserves these ideas from birth, fathers to sons, while men, cities, governments, civilizations vanish from the face to the earth. It is only when we remember it that we appreciate the action of the
the Devore Museum, who picks up the and carefully preserves every soap of paper on which words are written, because the scarf may parchment contains the name of the Allah and the idea too immensely important to the neglected और lost. जो भी हम लोग ये पढ़ रहे हैं लिटरेचर को, ये नहीं है कि सिर्फ आज ही के लिए, ऐसा समझिए. जैसे कि पहले सबसे पहले लिखा गया कि BCs में लिखा गया, फिर उसके बाद उनके डिसेंडेंट्स ने पढ़ा, फिर उनके यानी कि जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारे बच्चे पढ़ेंगे, हमारे बच्चे जो पढ़ेंगे उनके आने वाले बच्चे पढ़ेंगे. ये ऐसे वर्क्स हैं जो नेवर एंडिंग है, ये कभी ख़त्म नहीं होंगे. अगर कोई मैन्युस्क्रिप्ट ख़त्म भी होती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये वर्क ख़त्म होने वाले, ये सब इमॉर्टल है. तो और इनका जो फाउंडेशन है काफ़ी सॉलिडली बना हुआ है, और जो भी है इनकी विशालता, जो इनॉर्मसली जो इनकी इंपॉर्टेंस दी गई है, ये कभी ना ख़त्म होने वाली इंपॉर्टेंस है. और इनके जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं वो हमेशा ज़िंदा बरकरार रहने वाले हैं. इस तरीके से इस चीज़ को बताया गया है लिटरेचर में. एंड देन वी हैव समरी ऑफ द सब्जेक्ट. Summary of the subject. We are now ready, if not to define, at least to understand a little more clearly the object of the present study. Literature is the expression of life in words of truth and beauty. It is the written record of man's spirit, of its thoughts, emotions, aspiration. It is the history and the only history of the human soul. लिटरेचर को यहाँ पे बताया गया है कि लिटरेचर जो है वो सिर्फ ज़रूरी नहीं कि हमारे जो कर्म हैं उन्हीं के ऊपर लिखा गया है. इसका मतलब ये भी है कि उससे जुड़े हुए जो हमारे इमोशंस हैं, थॉट्स हैं, एस्पिरेशंस हैं, इसकी हिस्ट्री है, और ये जहाँ तक कि जो ह्यूमन जो सोल है, जो एक इंसान है, उससे जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें होती हैं, उसकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई, उसके सोल यानी कि उसकी आत्मा, उसके अंदर की जो फीलिंग्स होती हैं, उनसे जो जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं, अगर उसको एक बुक पे उतार दिया जाए तो वो एक लिटरेचर है. यानी कि सिर्फ कहीं नहीं, सिर्फ बातों में और उसके किसी के इंसान के इमोशंस में, ऐसे समझिए. लिखा हुआ चीज़ें और बोली हुई चीज़ें और किसी की महसूस की हुई चीज़ों में बहुत फ़र्क होता है. वैसे हिस्ट्री में, लिटरेचर में, दोनों में बहुत फ़र्क है, ये भी बताया गया. इट इज़ कैरेक्टराइज बाय इट्स आर्टिस्टिक, इट्स सजेस्टिव, इट्स पर्सनल क्वालिटीज़. इट्स टू टेस्ट आर इन इट्स यूनिवर्सल इंटरेस्ट एंड इट्स पर्सनल स्टाइल. जो लिटरेचर की स्टाइल्स हैं इनको दो तरीके से बहुत ज़्यादा डिस्टिंग्विश किया गया है. पहला है इसका यूनिवर्सल इंटरेस्ट एंड दूसरा है इसका पर्सनल स्टाइल. यूनिवर्सल इंटरेस्ट यानी कि जो कोई लिटरेचर लिखा है तो उसका इम्पोर्टेंस सिर्फ एक इंसान तक नहीं है, तब उसका और पूरे यूनिवर्स से है, तब उसका उस वर्क को एक यूनिवर्सल बुक बोला जाएगा, वर्क बोला जाएगा. और जब एक किसी इंसान से जुड़ा हुआ है, यानी कि अगर जैसे कि शेक्सपियर के आप वर्क लिखते हैं, जैसे किंग देखते हैं, तो उनकी ट्रेजेडी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे किंग लियर हो गया, मैकबेथ हो गया, ये सब चीज़ें किसी यूनिवर्सलिटी से बाद में जुड़ी हुई, पहले किसी इंसान से जुड़ी हुई है. तो पर्सनल जो टच होता है किसी भी वर्क में, उसको पर्सनल स्टाइल वगैरह में कैटेगराइज किया जाता है. और या फिर अगर किसी वर्क को यूनिवर्सली जब डिस्टिंग्विश किया जाता है तब उसको यूनिवर्सल इंटरेस्ट में डाला जाता है. aside from the delight it gives us, it is to know man. जो लिटरेचर का मतलब है वो सिर्फ इसका मतलब यही नहीं कि हम लोगों को डिलाइट यानी कि हम लोग को प्लेजर देना है, उसका मतलब ये भी है कि इंसान के बारे में जानना. ये सब समरी जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं उसी के बारे में समरी दी है कि हम लोग बस इतने में समझ जाएं कि हम लोगों ने पहले पूरा कितना पढ़ा हुआ है. तो वही बताया गया है. द सोल ऑफ मैन रेदर देन हिज एक्शन. जो हम लोग लिटरेचर में पढ़ते हैं वो एक ह्यूमन सोल के बारे में पढ़ते हैं, ना कि उसके एक्शंस के बारे में. एक्शंस में हमारी हिस्ट्री होती है, यानी कि हिस्ट्री जो अब जब दोनों सब्जेक्ट ही अलग है ना, हम लोग उनकी जो खुद के परसेप्शंस थे उनके बारे में पढ़ते हैं. व्हेन सिंस इट प्रिजर्व्स टू द रेस द आइडियल्स upon which all our civilization is founded, it is one of the most important and delightful subject that can occupy the human mind. अगर ह्यूमन माइंड को अगर काफ़ी डिलाइटफुल या फिर सब्जेक्टेड इंसान के बारे में, सब्जेक्टेड थिंग्स के बारे में पढ़ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो उसके इंसान के जो दिल और दिमाग में क्या बोलते हैं उस पर अगर कब्जा, अगर कोई सब्जेक्ट, सीधे ऐसे समझिए, अगर कोई कब्जा कर सकता है तो वो सिर्फ एक सब्जेक्ट है, वो है इंग्लिश लिटरेचर. तो इसमें आपको खुश होने की बात है कि
साइंस से नहीं, बल्कि मैं ये नहीं बोलती कि साइंस भी अपनी जगह पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लिटरेचर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर दोनों में अगर ब्यूटी देखा जाए तो लिटरेचर में आप किसी भी इंग्लिश लिटरेचर के सब्जेक्ट सीरियस बच्चे को पूछ लीजिए कि अगर उसको खास करके अगर उसका बैकग्राउंड पहले साइंस का रहा हो तो उससे आप पूछेंगे तो वो इंसान बताएगा कि उसकी जो ज़िंदगी है वो काफ़ी चेंज हो चुकी है, क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर आपको इमेजिनरी वर्ल्ड में लेकर जाता है। आप जैसे बॉलीवुड वगैरह देखते हैं, हॉलीवुड देखते हैं, या फिर किसी भी तरीके की जो भी आप सीरीज़ वगैरह जो देखना पसंद करते हैं, टीवी मोबाइल वगैरह, तो इन सब में क्या है, सबको हर किसी को एंटरटेनमेंट चाहिए। इंग्लिश लिटरेचर से बेस्ट एंटरटेनमेंट किसको मिलेगा, जो आपको जैसे हम लोग सबको ड्रीमर रहना बहुत ज़्यादा पसंद है, हम सब ड्रीमर रहना चाहते हैं। और इंग्लिश लिटरेचर जब आप यानी कि दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, आपका काम भी हो रहा है, आपकी ज़िंदगी में जो भी आप रोमांच चाहते हैं वो भी मिल रहा है, तो इंग्लिश लिटरेचर से बेस्ट सब्जेक्ट कौन हो सकता है, कोई नहीं ना। तो अगर आपको मेरा सब्जेक्ट पसंद आया हो, मेरा वीडियो पसंद आया हो, तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।